आदाब, मैं हूँ वसअतुल्लाह ख़ान और मुबशिर ज़ैदी आज हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रार छुट्टी पे हैं। अफसोसनाक ख़बर ये आई है, वैसे तो ज़ाहिर है कि जश्न ईद मिलादुन्नबी शुरू हो चुका है, आप सबको उसकी मुबारक हो। लेकिन काबुल से इसी ताल्लुक़ से एक अफसोसनाक ख़बर ये आई है कि वहाँ एक हॉल में ईद मिलादुन्नबी का एक इज्तिमा हुआ, उस पर ख़ुदकुश हमला हुआ। अब तक 43 हलाकतों की तस्दीक हो चुकी है। अफ़गान महकमा सेहत की जानिब से 83 दीगर ज़ख्मी बताए जाते हैं और इनमें से 24 की हालत नाजुक है, यानी कैजुअल्टीज़ की मकदार बढ़ सकती है। इस तकरीब में कहा जा रहा है कि 1000 के लगभग अफराद थे। ख़ुदकुश हमला आवर हॉल में दाखिल हुआ और ऐन दरमियान में फट गया। कहा जा रहा है कि 2 माह में ये काबुल में सबसे खूनी हमला है। अफ़गान सदर अशरफ गनी ने एक रोज़ा कौमी सोग का ऐलान किया है और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने इस बुज़दिलाना हमले की शदीद मज़म्मत की है। ये साल जो है अफ़गानिस्तान के लिए बहुत खूनी साल है। जैसे आपने कहा, इसमें भी एक वहाँ हमला हुआ था काबुल में ही, और सितंबर में भी हुआ, और अब ये तीसरा बड़ा हमला है। टोटल 1700 हमले आज मैं अल जज़ीरा देख रहा था इस साल पूरे अफ़गानिस्तान में, और तकरीबन ये डेथ टोल जो है 3000 के लगभग पहुंच रहा है। और वो कहा है कि आज तक इतने ज़्यादा जो है ना दहशतगर्द हमले नहीं हुए। और कल हम बात कर रहे थे कि जो तालिबान की टॉक्स भी हो रही हैं, सारा कुछ वो हो रहा है, लेकिन साथ साथ दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयाँ हैं, दाइश भी तो एक्टिव है। दाइश बहुत एक्टिव है। अभी तक किसी ने वैसे इस हमले की जिम्मेदारी नहीं कबूल की, लेकिन पिछले जो दोनों हमले हुए थे अगस्त और सितंबर में, उनकी जो जिम्मेदारी है वो दाइश ने कबूल की थी। आपको याद होगा सहाफ़ी भी उसमें जहाँ हुए थे, जो सितंबर में थे, तकरीबन 7, बिल्कुल 7 सहाफ़ी। अच्छा, इस्लामाबाद का रुख करते हैं, जहाँ इस्लामाबाद की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में अब से 2 घंटे पहले कोई तलबा तंजीमों के दरमियान तसादुम हुआ है। और अभी तक जो ख़बरें आ रही हैं कि हालात कंट्रोल में नहीं हैं। 10 तालिब इल्म ज़ख्मी हुए हैं। पुलिस गई तो पुलिस से भी उनका झगड़ा हो गया, और अब रेंजर्स वहाँ तलब की गई है। बताया ये जा रहा है कि जो पश्तून काउंसिल और पंजाबी काउंसिल है, उनके दरमियान कोई झगड़ा हुआ है, और सैकड़ों की तादाद में तालिब इल्म जो है ना, तकरीबन 500 से ज़ायद इस वक्त जो है वो डंडे और सारे पत्थर चल रहे हैं, और सारा कुछ वो हो रहा है। पुलिस ऑफिशियल से जो मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि जनाब हम गए थे, लेकिन हमें भी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, तो हमने रेंजर्स को बुलाया है। अभी हमारे जो रिपोर्टर हैं शकील करार, इस्लामाबाद के क्राइम रिपोर्टर, वो भी इस चीज़ को देख रहे हैं। तो बहरहाल ये सूरत हाल काबू में नहीं है और ख़ासी ख़तरनाक है। आपको याद होगा कि पिछले साल भी ये वाक़या दिसंबर जनवरी में हुआ था, और हमने उस पर ख़ासी बात भी की थी। उस वक्त भी जो तलबा तंजीमों के जो तसादुम है, उसके बाद कुछ लोग रेस्टिकेट भी किए गए थे, वहाँ हड़ताल भी हुई, तालीम का जो है वो सस्पेंड भी रही, तालीमी सरगर्मियाँ। बहरहाल ये दोबारा एक हुआ है, अल्लाह करे कि ये सिमट जाए और चीज़ें बेहतर हो जाए। तो अब जो आज की स्टोरी जो बाकी चैनलों पे भी देखी होगी आपने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जी, उसके और पाकिस्तान के जो हैं 13 रोज़ा मुज़ाकरात, जिसे कहते हैं ना 5 रोज़ा टेस्ट जैसे होता है, कि ड्रॉ हो गया है और अगला टेस्ट मैच में क्या रिजल्ट निकलता है, तो उस तरह की है। 3 साल का ये प्रोग्राम जो है, इसके लिए बातचीत हो रही थी। खुर्रम हुसैन पता नहीं लाइन पे मौजूद हैं, अभी उनको मिला रहे हैं। खुर्रम हुसैन को अभी जो है ना, इसमें जो आया वो तो इनकन्क्लूसिव ही रहा है, लेकिन अभी कह रहे हैं कि वो वहाँ जाके वीडियो के थ्रू और उसके थ्रू बातचीत जारी रहेगी। लेकिन जो हमें मिलना था, जो भी तय होना था, क्योंकि आज 20 नवंबर की डेट कट ऑफ डेट थी कि आज शायद कुछ अनाउंस कर देंगे, तो वो जो है अब और ये अगर आज अनाउंस हो जाता तो हमें दिसंबर में ये मिल जाता। अब ये अगर आगे बढ़ेगा 2 हफ्ते 1 हफ्ते जितना भी बढ़ता है, तो इसका मतलब है कि अब जो हमें किस्त मिलेगी, जो भी IMF का नया प्रोग्राम मिलेगा, वो जनवरी ऑनवर्ड्स मिलेगा। और मैं अभी दूसरे जो बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारे देख रहा था, तो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने शायद $8 अरब का प्रोग्राम मांगा है। अभी तक ये तो जनाब डॉन के जो हैं बिजनेस एडिटर खुर्रम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम हुसैन, टू द शो, ये बताइए कि ये जो मुज़ाकरात हुए हैं, ये टेस्ट मैच जो 13 रोज़ा है, ये इसको हम ड्रॉ समझें
या इनकन्क्लूसिव समझें या क्या समझें? तो कुछ दिन पहले से ही गवर्नमेंट ने तो फीलर्स छोड़ने शुरू कर दिए थे कि ये टॉक्स जो हैं ये मुकम्मल नहीं होंगी अपनी तारीख तक। वजीर खजाना जनाब असद उमर टीवी पे आके जुमे के दिन से कहना शुरू कर दिया था उन्होंने कि हो सकता है कि ये टॉक्स जो हैं जिन्होंने 20-22 वो बार बार कह रहे थे 20 या 22 तारीख तक चलना है, ये जरूरी नहीं है कि इन तारीख पे आके खत्म होए। अगर आप सोचने के पे मुझे मजबूर करें कि रुकावट क्या है, तो इसमें 2-3 वजूहत हो सकती हैं। एक तो कि कुछ जो शराइत मांगी जा रही हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कबूल नहीं है, और दूसरी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये एक्सपेक्टेशन रख रही है, इस तवक्को में बैठी है अभी तक कि हो सकता है चीन से और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जहाँ पे भी हमारे वजीर आजम गए हुए हैं, उधर से शायद अगर कोई और पैसे आ जाएं तो फिर उसकी वजह से इन टॉक्स में उनकी पोजीशन थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो क्या ये बेहतर ना होता कि IMF वालों को कहते हैं कि भाईजान आप 7 नवंबर को तशरीफ ना लाएं, अभी हमारी जो है आस लगी हुई है मुत्तहिदा अरब अमारात और चाइना के साथ, एक दफ़ा उनसे जवाब मिल जाए, उसके बाद हम दिसंबर में आपको खुद ही मदऊ कर लेंगे, बजाय इसके कि इस तरह ड्रैग किया जाता? देखिए, बेहतर तो शायद होता, लेकिन अभी टाइम की थोड़ी सी कमी है गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट्स, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स जो है वो देख रही हैं, वो काफी क्लोज नजर रख रही हैं इस चीज पे कि आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कहाँ तक पहुंच गए हैं और आप किस किस्म के क्रेडिबल स्टेप्स ले रहे हो, और IMF के साथ कैसी आपकी एंगेजमेंट चल रही है। और साथ साथ उनको अभी तक ये नहीं पता, और ये आई थिंक काफी मुश्किल है कहना कि अगर चीन से कुछ आना है मजीद इमदाद, और अगर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से कोई मजीद इमदाद आनी है, तो उसकी टाइमलाइन क्या होगी। वो हमेशा इन सिचुएशंस में हमेशा ऐसे होता है, और लगता है ऐसे है कि बस अगले कुछ रोज में कुछ होने वाला है। अच्छा, 2 चीज़ें ये इसी से साथ जुड़ी। वजीर आजम ने तो यहाँ तक कह दिया कि जनाब चाइना ने हमें कहा है किसी और को नहीं बताना, वरना दूसरे भी आ जाएंगे, हमारे आ जाएंगे। तो वो फिर जो आप जिस बात का वसत ने भी जिक्र किया, आपने भी जिक्र किया, आपने पूरा एक कॉलम लिखा उसके ऊपर कि भाई IMF से एक दिन पहले आना जो है ये, और हमारे वज़ीर ख़जाना का ये बयान अजीब सा लगता है। आपको लगता है कि क्या ये स्ट्रेटजी थी कि थोड़ा सा और उसको IMF को बैकफुट पे डाला जाए और उनको बिल्कुल ताल्लुक वही दिया जाए कि जनाब हमें कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपकी ख्वाहिश हो तो हम ले लेते हैं कर्जा, या ये कि बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि हाँ जी बिल्कुल शॉर्ट टर्म में, क्योंकि हमारे सारे मसाइल दूर हो गए हैं, लिहाजा हम डिक्टेट कर सकते हैं इस वक्त। देखिए, अब ये ओवर कॉन्फिडेंट होना या इसके ऊपर इस किस्म की जजमेंट लगाना भी मुश्किल है। हो सकता है कि उनको कमिटमेंट मिल गई है, उस कमिटमेंट की भी शेप पूरी तरह सामने नहीं आई, और IMF ने ये भी उनसे कहा है कि भाई इसकी शेप एक दफा सामने आए तो फिर आप हमें बताएं, क्योंकि उसी की बुनियाद पर फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे और प्रोजेक्ट करेंगे कि आपकी अगली 5 साल में जो भी मईशी सूरत हाल है वो किस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो अभी तक आई थिंक कुछ कहना मुश्किल है कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। खुरम एक चीज जो कि बड़ी सामने आ रही है बार बार कि जी वो IMF कह रहा है कि जी ज़रा आप किताबें खोल के ले आएँ, आपके चाइना से आपके मामलात क्या चल रहे हैं। तो जब हम कर्ज़े की बात करते हैं IMF से, तो हम जाहिर है अपने जितने साबका कर्ज़े हैं वो उनके सामने तो रखते ही हैं। तो क्या ये एक सिर्फ मतलब एक रेट्रिक है या इसके अंदर हकीकत है? नहीं, हकीकत लाजिम है, और ये तो IMF ने खुद भी कहा हुआ है अपने मुंह से, और ये अकल भी बताती है, और ये पास्ट प्रैक्टिस भी रही है। हर नजर से आप इसको, हर एंगल से आप देखें तो ये हकीकत है कि जिस किस्म के आपने लोन्स दिए हुए हैं, जिस किस्म की आपने कमिटमेंट्स दी हुई हैं, इसमें सप्लायर्स क्रेडिट मौजूद होती है, इसमें मिलिट्री डेट मौजूद होती है, इसमें मिलिट्री प्रोक्योरमेंट की जो सप्लायर्स क्रेडिट होती है उसकी डिटेल्स जो हैं वो तक मांगी जाती हैं, क्योंकि इन डिटेल्स के बगैर आप अगली प्रोजेक्शंस नहीं बना सकते कि अगले साल आपके आउटफ्लोज और इनफ्लोज की क्या पिक्चर होगी, और ईयर 2 और ईयर 3 प्रोग्राम के दौरान आपकी इनफ्लोज और आउटफ्लोज की क्या पिक्चर सामने आएगी। इस पिक्चर के बगैर वो लोग प्रोग्राम डिजाइन बना ही नहीं सकते अपना। चले खुरम, एक हमें ब्रेक लेनी है, और ब्रेक के बाद हम आए तो आपसे फर्दर पूछेंगे कि जनाब ये बिजली बढ़ाने का और ये डॉलर की कीमत कम करने का, इसमें कहाँ तक सदाकत है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक। मौजूद गुफ्तगू है IMF और पाकिस्तान के दरमियान मालियाती मज़ाकरात। खुर्रम हुसैन मुदीर मईशत डॉन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। खुर्रम, ऐसी में डेवल्स एडवोकेसी का जी चाह रहा है इस वक्त मेरा कि मसलन अगर IMF ये कहता है कि जो माली खसारा आपका है तकरीबन 7%, उसको 3 साल में कम होना चाहिए, या जो रेवेन्यू टारगेट आपने इस वक्त सेट किया है उसमें मज़ीद 360 अरब रुपए का कम अज़ कम और इजाफा होना चाहिए, यानी टैक्स स्ट्रक्चर की रिफॉर्म्स की बात हो रही है, या जो तवानाई की कंपनियां हैं, बिजली की कंपनियां, उनका 1 खरब रुपए से ज़ायद का जो सर्कुलर डेट है वो कैसे आप पे करेंगे, उसके लिए जो है रोड मैप बताएं हमें। बिजली की कीमतों में इजाफा करेंगे या नहीं करेंगे, या ये कि मार्केट का जो रेट में जो करेंसी का रेट है इंटरनेशनल करेंसी का, वो मार्केट तय करे और स्टेट बैंक जो है वो मुकम्मल तौर पे खुद मुख्तार और आज़ाद हो। तो इसमें बुराई क्या है इन चीज़ों में, इन सब चीज़ों में? इसमें बुराई तो देखें, इनहेरेंटली तो कोई बुराई नहीं है। ये वो स्टेप्स हैं जो हर गवर्नमेंट को लेने पड़ते हैं जब आप एक ऐसी पोजीशन में पहुंच जाएं कि आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो काबिल नहीं होते हैं कि आपके इंपोर्ट्स को फाइनेंस कर सकें। तो या तो आप डिफॉल्ट की तरफ मूव करें या आप इस किस्म के स्टेप्स लें। अलबत्ता ये स्टेप्स लेने की वजह से अवाम के ऊपर जो बोझ है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, और इसकी वजह से मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो घबराती हैं इन स्टेप्स को लेने, खास तौर पे जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती हैं जिन्होंने उसी अवाम से वोट मांगना होता है, उसी अवाम से को आंसरेबल होती हैं। तो बिजली की प्राइस बढ़ना, फ्यूल के ऊपर टैक्सेस बढ़ना, और जो भी एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उनके ऊपर बोझ इंक्रीज होना, टैक्स की बेस को ब्रॉडन करना, ये तो स्टेबलाइजेशन के मेजर्स होते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए लिए जाते हैं। इसमें जो की बात होती, जो सबसे जरूरी बात होती है वो मीडियम टर्म में जो आप अपने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाते हैं ताकि आपको ये वाली स्टेप्स बार बार ना लेने पड़े। वहां पे मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स बार बार फेल हुई हैं, जिसकी वजह से हम लोग हर चंद सालों के बाद इसी मोड़ पे आके खड़े हुए होते हैं कि स्टेबलाइजेशन करनी पड़ रही है, बेल आउट मांगना पड़ रहा है, और बाकी वो तो कसूर हुकूमतों में है या IMF ने जो प्रेस्क्रिप्शन दिया है उसमें है? देखिए, IMF की प्रिस्क्रिप्शन अगर आपको पसंद नहीं है, किसी भी मुल्क को अगर पसंद नहीं है, तो वो वेलकम होते हैं कि अपनी प्रिस्क्रिप्शन खुद सामने ले आए। ठीक है, IMF कभी इम्पोज नहीं करता आप पे कि आपने सिर्फ यही करना है। तो अगर किसी के पास कोई मुख्तलिफ रास्ता है, और ऐसी तारीख में हुआ है पहले कि कई लोग आए हैं, उन्होंने कई मुल्क आए हैं, उन्होंने कहा है IMF के प्रोग्राम को देख के कि हम इस प्रोग्राम को इस तरह से नहीं, हम उस तरह से करेंगे। वो तो आप हमारे मुल्क के ऊपर होता है। हमारे मुल्क में सैडली बहुत अफसोस की बात है कि इकोनॉमिक एक्सपर्टीज इतनी कम है कि गवर्नमेंट जो है उसके पास ये वाली बार्गेन करने की पोजीशन जो है बहुत वीक होती है, क्योंकि इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज बोलने वाले इतने कम लोग हैं गवर्नमेंट सर्विस में कि उनको एक प्रोग्राम को समझने में ही बहुत उनकी सारी बैंडविड्थ इस्तेमाल हो जाती है, लेकिन ऑल्टरनेटिव प्रोग्राम अपनी जोर के ऊपर बनाना नहीं किया जाता हम लोगों से। तो हमारे तमाम आप IMF प्रोग्राम्स देखें, मैंने 12 के 12 पढ़े हुए हैं जो 1988 से लेके अब तक हमने साइन किए हैं। दे ऑल रीड द सेम। सब बेसिकली ये दो ही चीजें के राउंड वो बने होते हैं, और हर गवर्नमेंट आके मिनिमम जितना कर सकती है उतना कर लेती है, बस थोड़ा सा वक्त अपने लिए अर्न करने के लिए, और उससे आगे कुछ नहीं करती। ये वक्त की ही बात है जो हमें भी पता लगा है कि पाकिस्तान कह रहा है कि हमें 3 साल के अंदर हम ये रिफॉर्म्स कर लेंगे। IMF का ये ख्याल है कि क्योंकि आपका पॉलिटिकल कैपिटल अभी है, आप नई हुकूमत आई है, तो आप अगर जल्दी कर दें ये रिफॉर्म्स, क्या इस तरह के भी कोई मामलात हैं? और हम कब तक टालते रहेंगे ये? लेकिन कब तक चलते रहेंगे तो वो तो अभी देखना पड़ेगा। होपफुली ये वाली गवर्नमेंट जो है ये बातें तो चेंज की करती आई है सोफा, होपफुली इनसे चेंज किसी किस्म का लाया जाएगा। आई थिंक मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान की यही दुआ है कि ये कई जो इन्होंने गोल्स आइडेंटिफाई किए हैं, मिसाल के तौर वजीर आजम ने और वजीर खजाना दोनों ने बार बार एक वादा किया है कि ये पाकिस्तान का आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। मेरे ख्याल में पूरा मुल्क दुआ करता है कि ये कामयाब हो इस ऑब्जेक्टिव में। सवाल सिर्फ पैदा होता है ये कैसे, आपके पास क्या रोड मैप है, आपके पास क्या प्लान है जिसके जरिए आप ये करेंगे, कि आप टैक्स बेस को ब्रॉडन करने के लिए आपके पास क्या प्लान है। फिलहाल तो नहीं नजर आ रहा कोई प्लान। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के लिए उन्होंने एक प्लान सामने किया तो है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है क्या इनसे काबू की जाएगी, उस पर देखेंगे, नजर करेंगे।
ठीक है। दूसरी चीज़ जो ट्रेड गैप इन्होंने कहा है कि कम हो गया है क्योंकि इंपोर्ट्स में कमी आई है, $1 बिलियन तक कम हुआ है। उसके अलावा कुछ जो इन्होंने बेनिफिट्स दिए हैं एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ को, लाइक सब्सिडाइज्ड गैस है या सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी है, वो एग्रीकल्चर को भी दी गई है। तो आपको लगता है कि दे आर होपिंग के 6 महीने से साल के अंदर अंदर ये जो हमारे सेक्टर्स हैं जो डिटर्मिन करते हैं हमारी ग्रोथ को, जैसे एग्रीकल्चर है या एक्सपोर्ट्स हैं, अगर ये बढ़ गए खातिर खा तो किक स्टार्ट हो जाएगी इकोनॉमी? नहीं, देखिए इसमें यहाँ पे दो चीजें हैं मुबशर, कि जिस किस्म के अभी इन्होंने इंसेंटिव्स अनाउंस किए हैं एक्सपोर्ट के लिए खास तौर पे, वो शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स होते हैं, ठीक है। नंबर 2, ये सिर्फ अभी अनाउंसमेंट आई है, अभी तक इन्होंने डिलीवर नहीं किया इस कमिटमेंट पे। हालांकि अभी तक वजीर खजाना इंसिस्ट कर रहे हैं कि उन्होंने कर लिया डिलीवर, लेकिन एक्सपोर्टर कम्युनिटी से बात करें, उनको अभी तक बिल जो है पुरानी गैस टैरिफ पे आ रहे हैं। उनको एक वादा किया गया कि अगले बिल में आपको हम लोग सब्सिडी पे करके आपका बिल कम करेंगे। अब वो वाकई में होता है या नहीं होता वो देखेंगे हम लोग। वो आई थिंक 25 तारीख तक अगले बिल जो है वो क्लोज होना शुरू हो जाएंगे, 1 या 2-3 तारीख तक आ जाते हैं, दिसंबर के 1-2-3 तारीख तक हमें पता चल जाएगा। लेकिन अगर ये कर भी दिया उन्होंने, तो ये सब्सिडीज जो हैं ये कब तक अफोर्ड कर सकेंगे? IMF क्या इनको कबूल करेगा, या IMF कहेगा कि नहीं इन सब्सिडीज को कट करो और अपनी इंडस्ट्री से कहो कि वो अपने पैरों पे खड़ा होना सीखें? अब ये चीज आगे चलाना जो है उसको सब्सिडीज की बुनियाद पे, या बिजली को सस्ता करना, या करेंसी को डिवैल्यू करना, इस तरह से आप शॉर्ट टर्म एक बूस्ट सिर्फ दे सकते हैं इंडस्ट्री को, जो चंद महीनों के लिए जिसका इम्पैक्ट आएगा। और ये हम लोग तजुर्बे से मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले 3 साल से गवर्नमेंट यही करती आई है, इस किस्म के स्टेप्स लेके उन्होंने इंडस्ट्री को सपोर्ट करने की कोशिश की है। हर दफा हम ये देखते हैं कि कुछ महीनों के लिए उसका इम्पैक्ट आता है और फिर वो पीटर अवे करना शुरू हो जाता है। जब तक आपकी इंडस्ट्री की बेस ब्रॉडन नहीं होती, जब तक आपकी एक्सपोर्ट्स की बेस जो है वो टेक्सटाइल से हट के सॉफ्टवेयर नॉलेज बेस्ड प्रोडक्ट्स की तरफ नहीं जाती, हाई टेक प्रोडक्ट्स की तरफ नहीं जाती, तो फिर आपकी मुश्किल होगा आई थिंक इस इकोनॉमी में इसी इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर को रखते हुए अपने एक्सपोर्ट्स को इस तरह से बढ़ाना कि आपको इस बुरहान से वो निकाल सकें। अच्छा खुर्रम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म जो हैं वो ज़ाहिर है कि भागवान उनके कदम हैं, वो जहाँ भी जाते हैं पैसे ले आते हैं। सऊदी अरब से वो $3 अरब ले आए, 1 अरब पहुँच गए, 2 अरब पहुँचने वाले हैं। चाइना से बकौल उनके बहुत ही हैरान कुन जादुई किस्म की जो है मदद मिलने की तवक्को है। मुत्तहिदा अरब अमारात भी 1 दिन के नोटिस पे वो पहुँच गए, मालूम हुआ कि वहाँ से भी शायद माल आ रहा है, और अब वो हैं कुआलालंपुर में। क्या देख रहे हैं कुआलालंपुर में? यही करने गए? मेरे तो ख्याल में यही करने गए होंगे। अभी इस मौके पे जहाँ पे IMF के साथ आपकी टॉक्स कंप्लीट हुई हैं, जहाँ पे पूरे पाकिस्तान में उन्होंने की एक्सपेक्टेशन क्रिएट की हुई है कि फ्रेंडली मुल्कों से हमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स की असिस्टेंस और इमदाद मिलने वाली है, इस मौके के बीच में कुआलालंपुर का विजिट करने की और कोई मुझे नहीं समझ आ रहा क्या वजह हो सकती है। वहाँ पे कोई हमारे फॉरेन पॉलिसी की तो खास इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा लास्ट टाइम जब कुआलालंपुर ने या मलेशिया ने किसी और मुल्क को इमदाद दी हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हो सकता है मतलब कुछ अब हमें तो नहीं पता, लेकिन कहा यह जा रहा है कि शायद जो एडिबल ऑयल है, जो पाम ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं मलेशिया से, हम उनसे दरख्वास्त करें कि डेफर्ड पेमेंट के ऊपर वो कुछ अरसे के लिए हमें अगर दे दें तो शायद उससे हमसे कुछ वो हो जाए। डेफर्ड पेमेंट ऑफ ऑयल तो सऊदी अरब से हमें मिल गया है, मलेशिया से मिले, ये मलेशिया की बात मुझे अभी समझ नहीं आ रही। मैं 100% आपसे फ्रैंक हो जाऊंगा, यहाँ पे मुझे किसी किस्म की वो फॉरवर्ड लुकिंग एनालिसिस देना बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ये पहले हुआ नहीं है हमारी तारीख में, किसी ने जाके मलेशिया से इमदाद नहीं मांगी। सही बात। थैंक यू सो मच खुर्रम हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ रहे। आखिर में मैं यही कहूँगा, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। वो तख्ती पढ़ ले, वो 50-50 वाला। एक वक्फा ले लेते। वेलकम बैक। और मालूमात तक रसाई का हक तो हर पाकिस्तानी को होना चाहिए, हमारा आइन कहता है, मगर
हम जैसे लोग जो कि सहाफ़ी हैं उनको भी बड़ा मसला होता है कि सरकारी मामलात की जो मालूमात हैं वो कैसे ली जाएं, क्योंकि सामने जो ब्यूरोक्रेसी है या वज़रा है वो आपको मालूमात नहीं देते, फिर हमें उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है या हाथ को घुमा कर कान जो है कहीं और से पकड़ना पड़ता है। मगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 2010 में एक राइट टू इन्फॉर्मेशन का लॉ इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसको बाद में भी जारी रखा गया और वो तमाम सूबों में और फेडरल कैपिटल में भी नाफिज हो गया। उसके बाद लोगों ने सवालात पूछने शुरू किए। वसर साहब तो सरकारी दफातर का आपको पता है, उन्होंने ली तो लाल से काम लेना शुरू कर दिया। होना इसके तहत होता यह है कि 15 दिन में पाबंद होता है कोई भी सरकारी महकमा कि वो अगर सवाल है तो उसको उसका जवाब दे, अगर नहीं देता तो उनको रीज़न्स लिख करके देनी पड़ती हैं। तो ये भी हुआ, ये तजर्बा नाकाम इस तरह होना शुरू हुआ कि कवानीन उन्होंने पखें लगाना शुरू कर दी कि जनाब इस बात पे नहीं पूछ सकते, इस बात पे नहीं पूछ सकते, इस बात पे, हाँ, जो बाबूज़ ने। और वक्त हुआ ये कि जब लोगों के पास नहीं उनको मालूमात मिली तो वो कहाँ जाते। तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने जाते जाते एक पास किया इंफॉर्मेशन एक्ट 2017, जिसके तहत जो है एक कमीशन बनाया जाए जिसके 3 कमिश्नर्स होंगे, एक ब्यूरोक्रेसी से, एक जुडिशरी से और एक जो है सिविल सोसाइटी से होगा, ताकि कोई अगर हमें आर्टिकल 19A हमें जो है इस बात का हक़ देता है कि अब मैं अगर बहैसियत शहरी में जानना चाहता हूँ कि कोई भी सरकारी मालूमात हैं उस तक मुझे हक़ मिलना चाहिए कि हुकूमत कैसे चल रही है, क्या कर्ज़े ले रही है, क्या कर रही है, ताल्लुकात में क्या हो रहा है, सारा कुछ। तो उसमें इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स अपॉइंट हुए हैं, कल से उन्होंने चार्ज लिया है। आज हमारे साथ जो सिविल सोसाइटी के इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं जाहिद अब्दुल्ला, ये हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद अब्दुल्ला ज़ाती दोस्ती भी रही 90s में, इनके साथ ज़रा गपशप भी रही जब ज़ाहिर मैंने इस्लामाबाद में बहुत अरसा गुजारा। इन्होंने MA इंग्लिश किया, उसके बाद MA डेवलपमेंट स्टडीज़ किया। इनकी बीनाई जो है वो 90 के अशरे में चली गई और उसके बाद ये एक फाउंडेशन थी फॉर फाइटिंग ब्लाइंडनेस, उसके साथ वाबस्ता हुए इन्होंने, मगर पढ़ाई लिखाई इन्होंने छोड़ी नहीं, बल्कि आगे जाकर के 2 किताबें भी लिखी इन्होंने, जिनका नाम है डिसेबल्ड बाय सोसाइटी और द वाइज मैन। इन्होंने उसके बाद मुदस्सिर रिजवी को आप जानते होंगे, मुदस्सिर रिजवी ने फिर इन्हें इंट्रोड्यूस कराया और एक बड़े दिलचस्प शख्स है मुख्तार साहब, जो बाद में पंजाब के जो RTI कमीशन है उसमें भी रहे। उनके साथ फिर इन्होंने काम करना शुरू किया और लोगों की मालूमात तक हक़ की रसाई के लिए इन्होंने बहुत जिद्दोजहद की और आज PTI की हुकूमत ने इनको इंफॉर्मेशन कमिश्नर मुकर्रर किया। सबसे पहले तो जाहिद अब्दुल्ला साहब बहुत मुबारक हो आपको, और तो मुबारक अपनी जगह, लेकिन आपको भी पता है कि हमारे जैसे मुल्क में जहां इत्तलात की रसाई बहुत मुश्किल है तो आपका काम भी बहुत मुश्किल होगा। तो कुछ आप तैयार हैं कि क्या करना है? जी बिल्कुल, हम तो ये तैयारी पिछले कोई 16 साल से कर रहे थे। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन ऑर्डिनेंस 2002 जो कि मुशर्रफ दौर में कानून बनाया गया था पहली मरतबा पाकिस्तान में शहरियों को मालूमात तक रसाई देने के हवाले से, उसको हमने इस्तेमाल भी किया, लेकिन उसमें खामियां बहुत थीं, तो उसको हम चाह रहे थे कि वो रिपील हो और एक नया लॉ बने। मौजूदा लॉ जो है वो बहुत बेहतर है उस लॉ से, कुछ और भी बेहतर हो सकता था, लेकिन मच बेटर देन द वन वी हैड। और तैयारी हमारी जो है वो अभी आज हम फॉर्मली मिले पहली मरतबा तीनों कमिश्नर्स जो थे, और हमारी खुशकिस्मती है कि इसमें आज़म साहब जो हैं 35-40 साल जो हमारे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं, पिछले 35-40 साल उन्होंने इंफॉर्मेशन में ही काम किया है। तो चैलेंजेस होंगे हमें, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें सिविल सोसाइटी और जो सहाफ़ती हल्के हैं वो कैसे इस कानून को इस्तेमाल करके मुसद्दका मालूमात जो हैं वो सरकारी इदारों से लेते हैं, और अगर उनको कंप्लेंट होती है और हमारे पास आते हैं तो यकीनन हम देखेंगे कि लॉ में जो मुस्तस्नियात हैं अगर उनके ज़िम्मे में नहीं आता तो वो मालूमात जो है हमारे पास काफ़ी सिविल कोर्ट के इख्तियारात हैं और वो हम पहुँचाई जाएंगी। अच्छा, एक तो ये पहले बता दें कि एक आम शख्स जाकर के अगर मालूमात लेना चाहता है तो वो क्या करे? एक सादा कागज़ पे वो
मुतलका जो महकमा है, हर महकमे ने, जो वफाकी महकमा है उसने एक ग्रेड 19 के ऑफिसर जो है उनको डेजिग्नेट करना है कि वो पाबंद होंगे कि वो रिसीव करें रिक्वेस्ट जो है और उसको 10 वर्किंग डेज़ के अंदर जो है वो मालूमात दें। और अगर किसी महकमे ने नहीं किया तो वो हेड ऑफ पब्लिक बॉडी को लिख सकते हैं और इंतज़ार करें 10 दिन, और अगर नहीं मिलती तो फिर वो कमीशन को शिकायत करें। तो उसके बाद हमारे पास विदिन 60 डेज़ जो है हम प्रॉपर नोटिस देकर उनको बुला कर के आपने किन वजूहात पे ये मालूमात नहीं दी। और इसमें एक अच्छी बात है कि इवन जो क्लासीफाइड इंफॉर्मेशन जो सरकारी इदारे समझते हैं कि ये नहीं देनी, तो वो जो पहले होता था कि ये टॉप सीक्रेट है, फॉर योर आइज ओनली, और पत्नी कौन सी टर्म्स होती थी, अब रीजंस देनी होंगी कि इन वजूहात के ऊपर नहीं दे रहे। सही। जाहिद, हमें एक ब्रेक लेनी है, सॉरी। हम वापस आते हैं और आपसे ये गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं कि अवाम को सरकारी मालूमात तक रसाई देने के कानून के तहत अब जो इंफॉर्मेशन कमीशन बना है उसके इंफॉर्मेशन कमिश्नर जाहिद अब्दुल्ला से, जो सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे भी हैं। जाहिद अब्दुल्ला, सबसे पहले तो ये बताइए, जो कल्चर बना है हमारे यहाँ गुज़िस्ता 70 साल से कि जनाब बिल्कुल जो भी हुकूमत आती है या सरकारी इदारा होता है वो इंफॉर्मेशन को बिल्कुल अपने तक महफूज रखता है और लोगों तक उसकी रसाई नहीं होती, तो ये जो आपने स्ट्रगल किया, आपने देखा कि इस पूरे गुज़िस्ता 15 सालों में ये चीज़ थोड़ी तब्दील हुई है, लोगों तक आगाही हुई है इस चीज़ की? थोड़ी सी हुई भी है, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। ये बड़ा अहम सवाल आपने उठाया, क्योंकि अगर आप देखें पिछले 70 साल में जो हमारा एक मिजाज है शहरी का, जो सरकारी अफसरान से रब्ता है और उसमें जो एक फुकदान है एतमाद का, उसकी वजह ये है कि इंफॉर्मेशन शेयर नहीं होती। और अभी भी जब हमने बात की, ये इतना ज़्यादा हमारे अंदर इंस्टिल हो चुकी है, बात इतने ज़्यादा अंदर जा चुकी है कि हमने बात की कि जी वो मांगेंगे और तो नहीं मिलेगी तो फिर हमारे पास आएंगे ना। हालांकि इंफॉर्मेशन शेयरिंग की जो सबसे अहम बात है कि ज़्यादा से जो ज़्यादा मालूमात हैं वो पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए, जिसे हमारे जार्गन में प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर कहते हैं। आज खुद जो है इस कानून के अंदर इसमें वो कुछ कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात तो शहरियों को खुद ब खुद दें सरकारी इदारे। और जहाँ कहीं पे किसी को इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करनी है कि वो खुद टॉपिक चूज़ करे और ख़ुद टाइमिंग चूज़ करे कि मैंने साफ़ी की सूरत में कि ये वाली मालूमात लेनी है, तो वो मतलब दरख्वास्त दायर करे। तो हम इस लॉ में हमारी ज़िम्मेदारी है कि हमने कमीशन ने जो सरकारी अफसरान हैं इनकी ट्रेनिंग का बंदोबस्त भी करना है, शहरियों को भी आगाही देनी है कि मालूमात उनका आईनी हक़ है, वो ले सकते हैं। अच्छा, मैं एक सवाल ये करना चाहूँगा आपसे कि जो मगरबी ममालिक हैं उनमें नॉर्मली 25 साल बाद ज़्यादातर जो रिकॉर्ड है वो डीक्लासिफाइड हो सकता है, कोई भी टॉम डिक हैरी जो है उस तक रसाई कर सकता है, कोई मसला होता ही नहीं है। क्या पाकिस्तान में ये रिवायत है, और अगर नहीं है तो क्या आप लोग ये रिवायत डलवाएंगे? दूसरे, क्या आप हमें क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को जो किसी सूरत में नहीं मिल सकती उसकी एक लिस्ट तक हमारी रसाई हो सकती है, ताकि हम उसकी बुनियाद पे कोई अफसर अगर हमसे कहे कि साहब ये नहीं मिल सकती, ये क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है, तो हम बता सकें कि जनाब ये फहरिस्त है क्लासिफाइड की, इससे बाहर की इन्फॉर्मेशन मांग रहा हूँ, लिहाजा आप पाबंद हैं देने के। ये इससे टाइम भी खासा बचेगा। तो ये दोनों चीज़ें मुमकिन हैं, हो रही हैं या होनी चाहिए? देखिए, अभी हमने आज ही जो है फॉर्मली शुरू किया है अपना काम। डिलिब्रेशंस हमारी इंटरनल जो है शुरू हुई है कमीशन की। जो आपका पहला सवाल है, हमारे इस कानून के अंदर भी ये बात मौजूद है कि जितना रिकॉर्ड है जो क्लासिफाइड भी है वो 20 साल बाद जो है उसको पब्लिक कर दिया जाएगा। और इवन जिन ममालिक की आपने मिसालें दी हैं वहाँ पे मुख्तलिफ हैं, 25-30 साल हैं, और उसमें भी बहुत सारी मालूमात दी जाती हैं, लेकिन कुछ रिडैक्ट भी कर ली जाती हैं। वो डिसाइड करते हैं वहाँ के जो भी तरीक़ाकार होते हैं। तो हम इंशाल्लाह इसको जो जितनी भी है
क्योंकि ये जो जेलसी और ये सीक्रेसी का जो कल्चर है, मेरे ख्याल में इसको तब्दील होने की ज़रूरत है और हम इसको प्रोग्रेसिवली करेंगे। और दूसरी जो और सब लोगों को मिलाकर आपसे भी मुशावरत करके, और जो क्लासीफाइड जो आपने कहा कि कौन सी मालूमात नहीं मिल सकती, इस कानून के अंदर जो है वो एक बाकायदा सेक्शन है, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि ये वाली मालूमात जो है वो नहीं मिल सकेंगी, और उसको हम मज़ीद जो है आगे रूल्स में देखेंगे ताकि डिक्लेयर कर दी जाए कि ये वाली मालूमात जो है वो नहीं मिल सकती। लेकिन हमारा ज़्यादा जो है फोकस होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात जो है वो बाहर आएँ। हाँ, लेकिन जो इनका बुनियादी सवाल था कि क्या वो लिस्ट आप लोगों को देंगे, क्योंकि देखें अभी तो आप कुछ भी मांग लें ना तो वो कहते हैं जी क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है, आपको नहीं दी जा सकती, चाहे वो महकमा कॉमर्स की हो या महकमा पब्लिक की आसानी के लिए वो लिस्ट अलग से जारी कर दें ताकि मेरे पास रहे वो। बिल्कुल बिल्कुल, इसको हम ये अच्छी सजेशन है। मैंने लॉ जितना देखा है उसके अंदर इस तरह की चीज़ तो नहीं है कि हर महकमा जो है, शायद पंजाब के लॉ में इस तरह की थी कि कौन सी इन्फॉर्मेशन करनी है, लिस्ट एक कैटेगरीज ऑफ इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए कि ये वाली देंगे ये नहीं देंगे। इसको हम देखेंगे। मैं मजीद अच्छा जाहिद, फाइनली वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। क्या पीनलाइजिंग पावर्स हैं आपके कमीशन के पास कि अगर नहीं कोई देता तो किस हद तक आप पीनलाइज कर सकते हैं? हम 1 डे जो सैलरी है वो डिडक्ट कर सकते हैं अप टू 3 months ऑफ द सैलरी। किसी पब्लिक ऑफिशियल की जो अनलॉफुली डिले करता है या डिनाई करता है। उसके अलावा फिर इसमें कुछ फ़ाइन और इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। अगर एक ऐसी इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट अगर किसी ने दायर की हुई है और वो रिकॉर्ड जो है वो उस दरमियान में ज़ाया कर दिया जाता है तो उसकी भी पनिशमेंट है। फिर अगर हमारे जो फैसलों पे अमल दरामद नहीं होता तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है। और हमारे फैसले फ़ाइनल होंगे, उसके बाद जो है वो इदारे जो है वो रिट पिटीशन में ही जा सकेंगे। जी, बहुत शुक्रिया जाहिद अब्दुल्ला, इट वाज प्लेजेंट टू यू, और आई होप के इस मुल्क में लोगों को सरकारी मालूमात तक रसाई का हक़ मिले, उससे हमारा बहैसियत सहाफ़ी भी फ़ायदा हो जाएगा। और आज के लिए इतना ही, कल दोबारा मिलेंगे, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।